नमस्कार, मैं हूं राजन झा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 सूत्रधार के इस खास सेगमेंट में, जहां हम भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनते हैं। इसी सिलसिले में आज की जो हमारी कहानी है वह एक तरह से क्राइम स्टोरी भी है। क्रिमिनल्स को सजा देश के कानून के हिसाब से ही दी जाती है। हर देश का अपना कानून है और किसी भी देश के कानून में संभवतः भूत प्रेत से जुड़े बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और ना ही इस आधार पर कोई फैसला ही दिया जाता है। लेकिन हमने 10 सूत्रधार के इसी सेगमेंट में अपने पहले ही एपिसोड में आपको अमेरिका के टेरेसिटा बासा की एक कहानी सुनाई थी। इसमें टेरेसिटा की जो आत्मा है वो अपने हत्यारे तक पहुंचने में पुलिस वालों की मदद करती है। यह कहानी आपने यदि नहीं सुनी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको सुन सकते हैं। तो ऐसे दो एक नहीं कई मामले सामने आए हैं जिसमें आत्मा या भूत प्रेत की मदद से केस को सुलझाया गया हो। हमारी आज की कहानी भी लगभग वैसी ही है। खासकर जिस रहस्यमयी तरीके से केस का खुलासा हुआ वह हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए जल्दी से इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है साल 1999 की, जगह हांगकांग। एक 23 साल की लड़की को ऐसी मौत मिली जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मरने से पहले उस लड़की को इतना टॉर्चर किया गया था कि लड़की उसे झेल नहीं सकी और उसकी जान निकल गई। उसके मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे जितना भी शातिर हो, जितनी भी फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई हो, पकड़ा जरूर जाता है। कातिलों के पकड़े जाने की घटना भी बड़े नाटकीय और रहस्यमयी ढंग से सामने आई थी इस कहानी में। तो इस केस में भी खुद भूत या आत्मा ने अपने लिए न्याय की गुहार की। जो हैरानी की बात तो है कि एक भूत या प्रेत आत्मा कैसे अपने लिए इंसाफ मांग सकता है, लेकिन यह बता दें कि यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो बात मई 1999 की है। हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। दोपहर का समय था। एक 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, डरी हुई थी और घबराहट के मारे, डर के मारे उसका जो चेहरा था वो पूरा पसीने से भरा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे देखा, फिर पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। लड़की के मुंह से इतना निकला कि पुलिस वाले हंसने लगे। लड़की पूरी गंभीरता से चीखती हुई कहती है कि यह सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है और कहती है कि यह भूत एक महिला का है। वो अक्सर मुझे सपने में दिखती है। उसके हाथ और पैर बिजली के तार से बंधे हुए दिखते हैं और वो कई बार मुझे जख्मी हालत में भी दिखती है। कभी उसके गले को घोंटा जा रहा होता है तो कभी उसे मारा पीटा जा रहा होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, और फिर वो मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो वे उसे हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बच्ची ने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा और सपना देख करके वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई होगी। वे लोग लड़की को वापस भेज देते हैं। उस समय तो लड़की लौट जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से वह पुलिस स्टेशन आती है और यही बात दोहराती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस वालों को फिर से विश्वास नहीं होता। वे हंसते हैं और लड़की को जाने को कहते हैं। फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है जिसे पुलिस वाले इग्नोर नहीं कर सके। वह लड़की बताती है कि मैं जिसे सपना बता रही हूं वह दरअसल एक सच्ची घटना है। वह लड़की बताती जाती है कि एक औरत को बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला गया था। उसे बिजली के तार से बांध कर रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और लड़की के अनुसार उस महिला का कत्ल हुआ था और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने अनजाने वो खुद शामिल है। मतलब वो जो लड़की पुलिस स्टेशन गई है। और अब वो महिला मेरे सपने में आकर मुझसे इंसाफ की मांग कर रही है। मैं सो नहीं पा रही। जैसे ही आंख लगती है वो महिला मुझसे मदद मांगती है और मारे डर के मुझे नींद नहीं आती और मैं सोना भी नहीं चाहती। लड़की की ये बातें सुनकर पुलिस थोड़ी सी सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है। पुलिस ने लड़की से पूछा कि मामला कहाँ का है।
तो लड़की पुलिस को बताती है कि मामला शिमशा सुई में एक अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट है जहां महिला के साथ उसकी मौत तक बर्बरता की गई और जाने अनजाने इसमें वह लड़की खुद भी शामिल थी। फिर पुलिस की एक टीम उस लड़की के साथ उस जगह पे पहुंचती है, उस अपार्टमेंट में, उस फ्लैट में पहुंचती है जहां का जिक्र किया गया था। जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है वहां एक अजीब सी दुर्गंध आई। फ्लैट का नजारा हैरान कर देने वाला था। पूरा फ्लैट हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इसी डॉल को हेलो किटी डॉल कहते हैं। यहाँ तक कि पर्दे, टॉवल और चादर सब में हेलो किटी डॉल की तस्वीर बनी हुई थी या हेलो किटी डॉल जो है वो रखा हुआ था। और वहीं पास में एक बेड था और बेड पर एक जल परी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। ये डॉल काफी अजीब लग रही थी। पुलिस वाले जिज्ञासावश इसे उठाते हैं, देखते हैं तो देखते हैं कि इस पे कट लगा हुआ था। फिर इसकी जांच करते हैं तो जांच के दौरान पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है और उससे कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही थी। तो उस डॉल को खोला गया। जैसे ही इस डॉल को खोला गया सभी के होश उड़ गए। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ मिलता है जो सड़ने लगा था। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया हो। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उस पर धारदार हथियार से वार किए गए हों। लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम हो गए। मतलब छोटे छोटे टुकड़े जब नहीं कर सके तो उन्होंने उस सर को छिपाने के लिए उस डॉल का सहारा लिया और उसके अंदर उसको छिपा दिया। तो जब हेलो किटी डॉल से वो सिर मिला तब पुलिस जाकर के पूरी तरह इस केस को लेकर के सीरियस हो जाती है और इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है। पुलिस को यह मानना पड़ा कि किसी का कत्ल तो हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाया जाना था कि यह सिर आखिर है किसका। अब पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच शुरू की और जब जांच होने लगी तो उनके सामने बेहद ही चौंकाने वाली एक कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूं थी कि हांगकांग में एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन यी। लेकिन बचपन में ही माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद वह चाइल्ड होम में रहने लगी जहां बच्चों का, लावारिस बच्चों का देखभाल होता है। यही वो बड़ी हुई। बिना माँ बाप की बच्ची की संगत खराब हो गई और जब वह बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी आदत लग चुकी थी। वह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना रह नहीं पाती थी। क्योंकि लड़की ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की तो उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिली, न उसने खास कोशिश की। लड़की को ड्रग्स की बुरी लत लगी हुई थी, पैसे का ठिकाना था नहीं, तो कई बार वह ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और ड्रग्स खरीदने के लिए फैन मैन यी देह व्यापार के धंधे में कूद गई। वह कॉल गर्ल बन गई। अपना शरीर बेचकर उसे जो भी पैसा मिलता उसका ज्यादातर हिस्सा वह ड्रग्स खरीदने में खर्च कर देती थी। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो जिंदगी चलेगी नहीं, क्यों ना कोई नौकरी कर ली जाए। जिसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करनी शुरू की। अब इस नाइट क्लब में उसका काम, वो वेट्रेस थी, ड्रिंक वगैरह सर्व करने का काम था उसका। तो यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात चैन मैन लॉक से हुई, 34 साल का। और ये जो आदमी था यह एक दलाल था और ड्रग्स का धंधा भी करता था, डीलर था। उस समय फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के काफी काम आ सकते थे, एक ड्रग डीलर और दलाल तो दूसरी प्रोस्टिट्यूट। अच्छा, ये जो बात है दोनों की मुलाकात वाली, ये 1997 की बात है, 1997 की है। दोनों के बीच मुलाकात हुई, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, फिर दोस्ती हो गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के काम आ रहे थे। अब समय आ गया अप्रैल 1999। फैन मैन यी एक दिन चैन मैन लोक के घर गई हुई थी। वहां चैन मैन लोक का पर्स पड़ा हुआ था और चैन दूसरे कमरे में गया हुआ था। अच्छा मौका मिला तो पीछे से फैन मैन यी ने उसके पर्स से रुपयों की चोरी कर ली। उस पर्स में लगभग 4 से 5 हजार अमेरिकी डॉलर थे और
वो पैसे चुराने के बाद फैन मैन यी वहां से खिसक गई। चैन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि पर्स गायब था। जैसे ही चैन को पता चला कि उसका पर्स वहां से गायब है तो उसे समझने में देरी नहीं लगी कि यह काम फैन मैन यी का है, क्योंकि कमरे में कोई और तो आया नहीं। तो चैन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दो गुर्गों को बुलाया और फैन मैन यी को किडनैप करके उसके किसी ठिकाने पर बुलवाया। गुर्गों ने बॉस की आज्ञा का पालन किया और फैन मैन यी को उठा लाए। चोरी की घटना से चैन काफी गुस्से में था। उसने फैन मैन यी को कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे। इस पर फैन मैन यी ने कहा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। चैन ने कहा कि अब जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और जिसके बाद उसने फैन मैन यी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाना शुरू कर दिया। वह दिन से लेकर रात तक जितने चाहे कस्टमर फैन के पास भेज देता और सारे पैसे खुद रख लेता था। इस तरह से कई दिन बीत गए। काफी समय बाद भी जब चैन मैन लोग का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैन मैन यी का रेप करवाना शुरू कर दिया। उसने एक अपार्टमेंट में फैन मैन यी को बंधक बना करके रखा हुआ था। इसी अपार्टमेंट में उसके साथ टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी गई। लोग के गुंडे रोजाना दिन में कई कई बार फैन का बलात्कार करते। इनकार करने पर उसके साथ मार पिटाई होती, और जब शरीर की प्यास बुझ जाती तो लोग के गुर्गे उसे सिगरेट से जलाते। उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर बारी बारी से उस पर मुक्के मारते। चैन मैन लॉक चूंकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों और छोटी छोटी बच्चियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा हुआ था। उन्हीं में से एक नाबालिग लड़की थी, 14 साल की आ फॉन्ग। लड़की उस वक्त नाबालिग थी तो मीडिया और पुलिस द्वारा उसे काल्पनिक नाम दिया गया। मतलब आ फॉन्ग जो नाम है यह उसका रियल नाम नहीं है। यह लड़की भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। काम क्या करती थी वो आपको पता है। तो एक दिन आ फॉन्ग को भी उसी अपार्टमेंट में ले जाया गया, वो जो 14 साल की बच्ची। और ये वही बच्ची है जो पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी, जिसने कहा कि भाई मुझे कोई आत्मा परेशान कर रही है। तो जब फॉन्ग को पहली बार चैन के लोगों ने उससे उस अपार्टमेंट में लेकर के गए जहां उस लड़की को कैद करके रखा गया था, तो उसने देखा कि फैन मैन यी इलेक्ट्रिक के तारों से बांधी गई थी। मतलब उसको बांध करके रखा गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जगह जगह सिगरेट से जलाने के निशान थे, और वह खाना मांगती तो खाने के लिए उसे इंसानी मल मूत्र दिया जा रहा था। तो फॉन्ग ने देखा कि फैन को करीब 50 से ज्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। उसके चेहरे को पंचिंग बैग बनाया हुआ था। तो चेहरा जो उसका था वो चोट लगने की वजह से काफी भयानक लग रहा था, सूजा हुआ था। और ये सब देख करके फॉन्ग काफी हैरान हो गई। फिर चैन के गुंडों ने फॉन्ग को भी फैन के सिर पर पंच मारने को कहा। फॉन्ग छोटी थी, गुंडों का दबाव भी था, तो उसने तब फैन को कुछ पंच मार दिए। इसके बाद पूरे 1 महीने तक फैन मैन यी को इसी तरह से टॉर्चर किया गया। फिर एक रोज फैन इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी मौत हो जाती है। चैन को जैसे ही उसके गुर्गे बताते हैं कि उस लड़की की मौत हो गई है, तो उसने तुरंत गुंडों को हुक्म दिया कि उसके शरीर के टुकड़े कर दो और फिर उसे पका पका कर अलग अलग जगहों पे फेंक दो, क्योंकि पूरे लाश को ठिकाने लगाने में पकड़े जाने का भय था। फिर गंध न फैले इसके लिए भी वे लोग शरीर के टुकड़ों को उबालते और कचरे के ढेर या जहां पे भी उनको कुत्ते नजर आते वो उनके आसपास उसको फेंक देते थे। यह सिलसिला चलता रहा। चैन मैन लॉक के गुंडों ने फैन मैन यी के शरीर के टुकड़े किए, फिर कई टुकड़ों को इसी तरह फेंक दिया। कुछ बॉडी ऑर्गन्स को उन्होंने एक जार में रख लिया। अंत में फैन मैन यी का सिर बच गया। तो ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना जो सिर बच गया उसको हेलो किटी डॉल में ही छिपा दिया जाए। तो इसके लिए एक बड़े आकार का हेलो किटी डॉल मंगाया गया। उसको फिर कट करके उसमें सिर डाल दिया गया। सिर को इसके पहले उबाला गया था और उसके बाद उसमें उसे छिपा दिया गया। फैन की मौत को पूरा महीना बीत गया, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है।
अप्रैल से अब मई का महीना आ चुका था। मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई थी। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई, कि जब उसे फैन को पंच मारने के लिए कहा गया तो उसे लगा कि शायद कोई गेम चल रहा है, और जाने अनजाने उसने उसके सिर पर, जहां और लोग 50 लोग कम से कम उसको पंचिंग बैग की तरह पंच मारे जा रहे थे, उसने भी 2-4 पंच चेहरे पर उसके दे मारे थे। उसके बाद कई बार वह उस फ्लैट में गई जहां उसने अपनी आंखों से फैन मैन ई पर जुल्म होते हुए देखा, लेकिन डर से अपना मुंह बंद किए रही। फिर जब उसे पता चला कि फैन मैन ई की इसी तरीके से मौत हो गई है तो वह सिहर उठी। वह उसके टॉर्चर को याद करती रही, काफी कोशिश करती कि वह उसे भुला दे, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वह उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वह उसे बचा ले, और फिर वह मर जाती। तो 14 साल की वो लड़की जब इन सब चीजों से परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि अब वह पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी, और उसने किया भी ऐसा ही। पुलिस पहले तो उस लड़की पर हंसती है, फिर मामले की जांच शुरू करती है, और ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आता है जो हांगकांग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। फिर पुलिस मामले की जांच करती है, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको इकट्ठा किया जाने लगता है। सर के अलावा फैन के कुछ और बॉडी पार्ट रिकवर किए जाते हैं, पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं होता कि इस लड़की की हत्या की गई है या टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसकी मौत हुई है। यदि ऐसा हुआ तो आरोपितों पर गैर इरादतन हत्या का केस बनता है। खैर, पुलिस ने इस मामले की अच्छी तरीके से जांच की और मामले में 3 आरोपितों को पकड़ लिया। इनमें वो चैन भी शामिल था जो उसका दोस्त बन गया था और जिसके फ्लैट में चोरी हुई थी और जिसने लाश के टुकड़े करने के हुक्म दिए थे। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों के जो वकील थे उन्होंने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैन मैन ई की हत्या की गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली चोटों से हुई है। मतलब इस बारे में उलझन थी कि टॉर्चर से मौत हुई है, हत्या हुई है, दोनों में यह साबित नहीं हो सका था। आखिर में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है कि टॉर्चर से मिले जख्मों की वजह से उसकी मौत हुई है, टॉर्चर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई हो और उसकी मौत हो गई हो। ऐसे में हत्या के चार्ज हटा लिए गए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने आरोपितों को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। काफी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। कोर्ट ने भी माना कि इतनी जघन्यता न तो आज तक उन्होंने सुनी, न उन्हें इसे दोबारा सुनने की हिम्मत है। इधर लोगों का कहना था कि आरोपितों को हत्या के लिए सजा दी जानी चाहिए, मतलब उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई थी। इसलिए हांगकांग के कानून के अनुसार कोर्ट फैसले को लेकर मजबूर थी। सभी को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें यह भी था कि 20 साल की सजा काटने के बाद ही इनमें से किसी को पेरोल मिल सकेगा, मतलब 20 साल तक कठोर कारावास। और वो जो 14 साल की बच्ची थी उसे कोई सजा नहीं हुई और उसकी सुरक्षा के लिए उसकी पहचान छिपाई गई, फिर उसे किसी शेल्टर होम में भेज दिया गया। इन सब के बीच मामले का एक और पक्ष था जिसकी वजह से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले ने सुर्खियां बटोरी। एक हैरानी की बात तो भूत का लड़की के सपने में आकर इंसाफ मांगना था ही, जिससे परेशान होकर लड़की न सो पा रही थी न चुप रह सकी और वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इस बीच एक और घटना घटी जो आश्चर्य से भर देने वाला था, और इस घटना को भी डॉक्यूमेंट किया गया है, इसलिए इसे अंधविश्वास या फर्जी बातचीत नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है हांगकांग की अदालत में, उस अदालत में जहां पूरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट में भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी जिसे वहां मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया। सबसे पहले तो जब कोर्ट में फैन के शरीर के टुकड़ों को बतौर सबूत पेश किया गया था तो पूरे कोर्ट रूम में अजीब सी बदबू फैल गई। डॉक्टरों का कहना था कि पोस्टमार्टम के समय में भी इतनी तेज बदबू नहीं आ रही थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद इन पार्ट्स पर कई केमिकल्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि इससे बदबू ना फैले और लंबे समय तक ये टिका रहे। इसके बावजूद कोर्ट रूम में अचानक तेज बदबू फैल गई, कैसे यह किसी को नहीं मालूम। दूसरा, जब कोर्ट रूम में इस बात पर बहस हो रही थी
कि आरोपितों पर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए या नहीं। खासकर जब आरोपितों के वकील बहस कर रहे थे, अपनी दलील पेश कर रहे थे, उस समय कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती बुझती रही। लोग हैरान रह जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। फैसला सुनाने वाले जजों ने भी माना कि कोर्ट रूम में उन्हें कई बार ऐसा लगा कि मानो सामने में अन्य महिलाओं के साथ फैन मैन यी भी बैठी हुई है। मतलब जहां पे महिलाएं बैठी हुई थी, जहां उनके बैठने का स्थान होता है, आम लोग जहां पे बैठते हैं, जीरा सुन रहे होते हैं, तो जजों को ऐसा लगा कि उसमें फैन मैन यी भी बैठी हुई है, एक चेहरा उसका भी दिखाई दे रहा था। इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में फैन मैन यी के साथ यह बर्बरता हुई थी, वहां नए किराएदार आए और हफ्ते भर भी टिक नहीं सके। उन्होंने कहा कि यहाँ एक औरत का साया नजर आता है और किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद दूसरे किराएदार आए, वो भी नहीं टिके, उन्हें भी फैन मैन यी नजर आती। हालत यह हो गई कि अगल बगल के फ्लैट वालों को भी फैन मैन यी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कभी लोगों को फैन मैन यी सीढ़ियों पर बैठी मिलती और खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती। कई बार लोग रातों में तेज चीखने की आवाजें सुनते। कई बार लड़की बिजली के तारों से बंधी हुई रोती हुई नजर आती। दहशत इतनी फैली कि उस पूरे अपार्टमेंट में कोई रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब बात किसी एक फ्लैट या एक फ्लोर की नहीं थी, पूरे अपार्टमेंट की थी और पूरे अपार्टमेंट में फैन कहीं भी नजर आती थी। लोगों के मन से यह खौफ नहीं निकला। समय गुजरता रहा और जब अपार्टमेंट का किराया कम करने के बावजूद लोग वहां रहने को तैयार नहीं हुए, तो 15 साल के बाद साल 2012 में स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ऑनर की रजामंदी से उस पूरे अपार्टमेंट को गिरवा दिया। इसका कारण था कि इस बात की चर्चा, इस बात के बारे में हर तरफ लोगों को जानकारी हो गई थी, लोग परेशान होने लगे थे। तो इस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ना हो। भूत प्रेत या जो भी लोगों को नजर आने लगा था वह अधिक लोगों को परेशान न कर सके। और यह सारी की सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है। तो शायद भूत या आत्मा के रूप में ही फैन उस लड़की तक पहुंची थी और उसे पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए बाध्य किया था, क्योंकि यदि वह पुलिस के पास नहीं जाती तो शायद यह मामला सामने नहीं आ पाता। जिस तरह से देह व्यापार का धंधा करने वालों ने एक लाश को लगभग गायब ही कर दिया था, खासकर लाश एक ऐसी लड़की की जिसका दुनिया में कोई नहीं था जो उसकी खोज खबर लेता। जिस तरीके से हत्या करके फैन के सिर को एक डॉल में छिपाया गया था, हेलो किटी डॉल में, तो इस बात की संभावना काफी कम ही थी कि दुनिया को इस बारे में पता चल पाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पूरी दुनिया में यह केस हेलो किटी डॉल के नाम से फेमस हुआ। तो यह थी कहानी हेलो किटी डॉल की। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार।